दोस्तों नमस्कार। आपको ध्यान होगा कि हमने डॉक्टर हरमीत से एक बार बात की थी कि किस तरह से हम अपने आप को इस लॉकडाउन के दौर में व्यस्त रख सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। पर इस लॉकडाउन में एक चीज़ और बढ़ गई है, एक एडिक्शन बहुत बढ़ गई है, वो है मोबाइल एडिक्शन। तो किस तरह से ये एडिक्शन हमें प्रभावित करती है, इसके क्या कारण हैं, क्या इसके प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर रहते हैं और किस तरह से इस एडिक्शन से हम पार पा सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए एक बार फिर से डॉक्टर हरमीत हमारे साथ हैं। आइए अपनी बातचीत और अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हरमीत, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो आप प्लीज़ ये बताएं कि जो मोबाइल एडिक्शन है उसके ऊपर बात करना आज के दौर में ज़रूरी क्यों है? मोबाइल एडिक्शन पे बात करना विकास जी एक तो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके पास बहुत इजीली अवेलेबल है और हम लोग अपने दिन के कई घंटे मोबाइल पे गुजारते हैं। सो इसका एडिक्शन इतनी तेज़ी से होता है और उसका हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम उसके प्रति एडिक्ट हो जाते हैं। सो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये एडिक्शन बढ़ता है। अच्छा, पर आप ये बताएं कि आपने कहा कि एडिक्ट हो जाते हैं, तो निशानी क्या है कि हम एडिक्ट हो चुके हैं? पहली निशानी तो ये है कि जब आप मोबाइल देख रहे हैं उस टाइम पे आपके किसी फैमिली मेम्बर ने आपको उसको देखने से टोका या रोका तो आपको बहुत तेज़ गुस्सा आता है। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आपको उसको देखने के लिए मना किया जा रहा है या आपको उस दौरान में कोई काम के लिए कह दिया गया और आपको उठने के लिए बहुत झुंझलाहट हो रही है। तो ये पहली निशानी है मोबाइल एडिक्शन की। एडिक्शन का जो ये लेवल है, तो आमतौर पे मोबाइल तो हम सबके सब इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे आसपास, क्योंकि आप देखती भी हैं सोसाइटी में आपके पास लोग भी बहुत सारे आते हैं जो क्लिनिकल एक पूरा का पूरा वो लेते हैं जी, तो कितना परसेंटेज लोगों का एक ऐसा तैयार होता जा रहा है कि जो एडिक्शन की तरफ बढ़ रहा है? कितने लोग होते होंगे ऐसे? हाँ, देखिए, अगर हम नॉर्मल पॉपुलेशन की इसमें बात करते हैं तो वहाँ पे परसेंटेज कम है, लेकिन जब हम बात करते हैं उन लोगों की जो किसी तरीके की मानसिक परेशानी या कोई मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी समस्या के साथ आते हैं, वहाँ पे मोबाइल एडिक्शन की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट हमारी आम पॉपुलेशन के अंदर जो अनआइडेंटिफाइड मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं जिनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, कोई डायग्नोसिस नहीं हुआ, उसमें 80% आपको मोबाइल एडिक्टेड मिलेंगे। यानी कि आपने बहुत ज़रूरी बात की तरफ ये इशारा किया कि मोबाइल एडिक्शन अपने आप में एक समस्या है, पर ये आपकी बहुत सारी समस्याओं की पहचान भी है जी। कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं? तो आपने कहा कि जिनको मानसिक रूप से स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है तो वो जल्दी एडिक्ट हो जाते हैं, तो उन लोगों के बारे में बताएं कि कौन से सेक्शन वनरेबल हैं? इसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वनरेबल जो है वो एडोलेसेंट ग्रुप है। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो 10वीं 11वीं 12वीं की पढ़ाई कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं मोबाइल एडिक्शन से। उसके बाद एक ग्रुप आता है उन लोगों का जो अपने करियर में अच्छे तरीके से सेटल नहीं है या बहुत सारी कोई और इमोशनल प्रॉब्लम्स लेकर के हैं, जिसमें कि आप लगा सकते हैं ग्रुप 22 साल से लेकर 26-27 साल तक के लोग। और फिर उसके बाद तीसरा ग्रुप आता है जो 36 अबव है, 36 साल से ऊपर के, खासतौर पे पुरुष जो है। तो ये एक 3 मेजर ग्रुप हैं जो मोबाइल एडिक्शन के केस में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल माने जाते हैं। आपने खासतौर से जिक्र किया कि 35 साल से बड़ी उम्र के जो पुरुष हैं, तो उस टाइम ऐसा क्या घटित हो रहा होता है कि वो मोबाइल इतनी बड़ी जगह उनकी ज़िंदगी में पा लेता है? हाँ, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कारण क्या है, क्यों इस एज में मोबाइल एडिक्टेड हो जाते हैं, जबकि ये एज ऐसी है जहाँ पे इंसान अपनी जीवन कि उस दौर में नहीं होता कि वो अपनी ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख पा रहा है या कुछ ऐसा नहीं है, फिर भी मोबाइल एडिक्शन बढ़ता है। उसके कई कारण हैं। एक तो अगर हम मोटा मोटी बात करें तो जब हम अपने करियर के एक स्टेग्नेशन पॉइंट पे होते हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या जो लोग प्राइवेट नौकरी में हैं या जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, करियर स्टेग्नेशन होता है इस टाइम पे। ना तो इंसान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पा रहा होता है और वो बेसिकली अपने उस लेवल पे स्टेगनेंट हो जाता है। एक निरस्ता सी आ जाती है कि ठीक है, रोज़ एक ही तरह का काम कर रहे हैं। एक बड़ा कारण ये होता है। दूसरा कारण जो इमोशनल नेचर होती है इंसान की, वहाँ पे भी एक्साइटमेंट लेवल कम होना शुरू हो जाता है।
बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तरह तरह की ऐसी समस्याएं उन्हें बच्चों के साथ डील करने में आती हैं जिसके लिए वो इक्विप्ड नहीं होते, वो सीखे हुए नहीं होते। कि एक 8-9 साल का बच्चा जब एक वियर्ड तरीके से बिहेव कर रहा है, और हमारी सोसाइटी में हैबिट होती है कि हम बच्चे के साथ जुड़ी हर समस्या के लिए पेरेंट्स को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ऐसी समस्या है जिसे कोई भी पेरेंट अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहता, लेकिन वो जानता भी नहीं है उसका क्या करना है। तो ऐसी कंडीशन में मोबाइल आपको एक बहुत बड़ा एस्केप देता है, कि जैसे कि मोबाइल देखने से और मोबाइल में या यूट्यूब पे वीडियोस देखने से आप उन समस्याओं से पार पा जाएंगे। यानी कि अपनी जो असल समस्याएं हैं उनको छोड़ के कुछ बहुत बड़ी समस्याएं देख ली, या कुछ ऐसा देख लिया कि आपको लगे कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मेरा जो अपनी समस्या है उसके पीछे कहीं रह जाती है। पर कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में वो समस्या तो लगातार जिंदा रहती है, वो बनी रहती है, और वो उस आदमी को परेशान भी करती है। हाँ, परेशान भी करेगी और वो समस्या बड़ी भी हो जाएगी, क्योंकि आप उस समस्या पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, सोल्यूशन नहीं आएगा, समस्या बड़ी होती जाएगी। आपका करियर में स्टेग्नेशन, दूसरा इमोशनल लेवल पे इश्यूज़, और तीसरा वो सारे चैलेंजेस जिनको फेस करने के लिए आप तैयार नहीं थे। सो ये, और फिर कभी कभी कुछ लोगों में हेल्थ इश्यूज़ भी रहते हैं, हाँ, बढ़ती हुई उम्र के साथ कुछ स्पेसिफिक तरह के हेल्थ इश्यूज़। सो ये सारी चीज़ें मिल करके ये मोबाइल एडिक्शन की तरफ इंसान को लेके जाती हैं। अच्छा, हालांकि सबसे पहले तो जो एडल्सेंस है हमारे, उनकी तरफ हमें जाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, पर उनके बारे में बताएं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं जिसकी वजह से वो इतना इसकी ओर इंक्लाइन हो जाते हैं। 3 बड़ी समस्याएं हैं एडोलेसेंट के साथ। एक जो बढ़ती हुई उम्र की क्यूरियोसिटीज़ हैं, वो क्योंकि हमारे समाज में बातचीत करने का इतना तरीका नहीं है। पेरेंट्स के साथ तो एडोलेसेंट ज़्यादा बात कर ही नहीं पाते हैं, बहुत सारे मुद्दों पे बात नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ संस्कार के नाम पे डिस्कस नहीं होती हैं। एक क्यूरियोसिटी है। आज से 15 साल पीछे अगर हम जाके देखें, जब हम अपने एडोलेसेंट एज में थे, उस टाइम पे फैमिलीज़ थोड़ी बड़ी होती थी, जहाँ पे कज़न्स के साथ बातचीत करके या दूसरे लोगों के साथ बातचीत करके कुछ क्यूरियोसिटी शांत होती थी। अभी आजकल जैसे हमारे समाज का रूप बदल रहा है, वैसे वैसे वो अवेलेबिलिटीज़ भी कम हो रही है। तो एक, अपनी क्यूरियोसिटीज़ शांत करने के लिए मोबाइल की तरफ ध्यान जाता है। दूसरा, एडोलेसेंट एज में जब चैलेंजेस सामने आते हैं, आप देखेंगे पबजी एडिक्शन के 80% केसेस 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों के साथ आते हैं, क्योंकि अभी वो 10th तो पास कर गए 6 नंबरों के साथ। उसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट एक्सट्रीम चूज़ कर लिया, लेकिन वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है उन्हें ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक ख़ास तरह की स्किल की ज़रूरत होती है, जिसे हम स्टडी रिलेटेड समस्याएं बोलते हैं। जब हम उनका समाधान के ऊपर बैठते हैं, तब हम एडोलेसेंट्स को पढ़ने के, चीज़ों को समझने के और याद करने के नए तरीके बताते हैं, जो कि बढ़ते हुए एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि एडोलेसेंट उस स्किल से इक्विप नहीं है, उसको नहीं पता इस समस्या के लिए कैसे मुझे अपने आप को ग्रो करना है, कैसे अपनी मेमोरी की पावर बढ़ानी है, कैसे पढ़ने के घंटे बढ़ाने हैं। सो अब उसको अचीवमेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन मोबाइल पे जब आप वीडियो गेम खेलते हैं, उसमें तुरंत अचीवमेंट आता है और उससे आप अट्रैक्ट हो जाते हो। सो वहाँ से वो चीज़ जोड़ती है एडोलेसेंट को वीडियो गेम्स और मोबाइल के साथ। हमने पहले जो 35 प्लस के जो आदमी हैं उनकी बात की, तो उनके साथ तो फिर भी ये है कि वो अपना थोड़ा सा नुकसान कर रहे हैं। पर जिस एज ग्रुप की फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं, उसमें तो ये है कि आप अपने बहुत सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद भी कर रहे हैं। हाँ, पूरा नुकसान, नॉन रिवर्सिबल डैमेज, जिसको आप बाद में ठीक नहीं कर पाओगे। अच्छा, जो ये मोबाइल एडिक्शन है, एक तो ये हो गया कि आपने कहा कि नीचे से आवाज़ लगाई और कहा कि अभी मत मुझे टोकें। इसके एक्सट्रीम सिम्टम्स क्या होते हैं? एक आपका घंटे कितने हैं, एक आपका रिएक्शन कैसा है। और कभी कभी एडोलेसेंट्स में तो यहाँ तक भी देखा गया है कि बच्चे रोना, चिल्लाना, रूठ जाना शुरू कर देते हैं अगर उनसे मोबाइल ले लिया जाता है तो। जिस टाइम आपकी एडिक्शन शुरू होती है, उस टाइम से आप असल दुनिया से कट जाते हैं और एक वर्चुअल दुनिया में फिर आप घूमने लगते हैं। हाँ, एक फैंटेसी वर्ल्ड। तो जो कुछ आपने सीखा, जो कुछ पाया, वो उससे पहले का है जो आपने पा लिया अब तक का, और उसके बाद फिर आप उसको खर्च कर रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल। तो इसलिए अगर आप जितना जल्दी इसके एडिक्ट हो जाएंगे, इसका मतलब आपके पास उतना कम है जिंदगी को चलाने के लिए। बिल्कुल। तो
इसके बारे में जितना जल्दी हम जागरूक कर सकें अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने आसपास को, शायद वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि देखिए अगर हम अपने ब्रेन के काम करने के तरीके को समझने की कोशिश करते हैं तो कोई भी व्यक्ति हो जो कोई ऐसी बीमारी से निकला है जिसमें उसका सीवियर ब्लड लॉस हुआ है, या कोई ब्रेन इंजरी हुआ है, या कोई घर में ट्रूमेटिक इंसिडेंस हो गया, किसी लव्ड वन का डेथ हो गया, नौकरी छूट जाना हो गया, कोई भी स्ट्रेसफुल चीज़ हो गई, उसके बाद ये होता है कि आमतौर पे लोग शिकायत करते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा क्या करना है। बेसिकली ब्रेन का हैबिट छूट जाता है वो क्रिएटिविटी वो काम करने का, तो हम ब्रेन एक्टिविटीज़, ब्रेन एक्सरसाइजेस कराते हैं। मोबाइल एक ऐसा इनपुट का माध्यम है जिसमें ब्रेन एक्टिविटी, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं होता। अगर आप एक चीज़ रीड कर रहे हैं, एक किताब पढ़ रहे हैं अगर आप, तो उसमें आपका ब्रेन एक्टिविटी होता है, आपका ब्रेन का एक्सरसाइज होता है, यानी कि आपका ब्रेन रिफ्रेश होता है, तैयार होता है आगे काम करने के लिए। यानी कि हमारे दिमाग के कई सारे हिस्से एक साथ काम करते हैं जी, और उनकी भी वर्जिश होती है, और उसके बाद फिर हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, वो हेल्दी भी होता है, एक पॉजिटिव फील आता है। तो इसमें भी कई सारे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कि जैसे चलो मैं तो मोबाइल पे कुछ पढ़ ही रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे आपको रीडिंग का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, पर यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं, क्या वो जो लिखा गया है, जो वो ब्लॉग लिखा गया है, जो विकिपीडिया पे जानकारी आप पढ़ रहे हैं, वो जानकारी सिर्फ एक जानकारी लेने तक ही सीमित रहेगा, वो आपको पूरी ब्रेन एक्सरसाइज और एक्टिविटी नहीं दे पाता है कई दफ़ा। सो आप मोबाइल में कुछ पढ़ना को बुक पढ़ने से रिप्लेस कभी नहीं कर पाएंगे। और दूसरा एक और मैं तो चीज़ देखता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ये था कि मुझे कोई वर्ड का मीनिंग देखना होता तो मैंने मोबाइल उठाया और वो वर्ड का मीनिंग देख लिया। पर पिछले कुछ महीनों से मैंने क्या किया कि डिक्शनरी उठानी शुरू की, तो मैंने ये पाया है कि डिक्शनरी में वर्ड्स के जो मीनिंग आप देखते हैं, वो जिस तरह से आप रिटेन करते हैं, वो एक अलग मामला है पूरा का पूरा। मोबाइल से जब आप एक जानकारी लेंगे, एक वर्ड का मीनिंग जितनी तेजी से आप देखेंगे उतनी तेजी से भूल भी जाएंगे अगर आप उसको नहीं पे यूज करते। यानी कि जो जिंदगी है वो सिर्फ छलांगे लगाना नहीं है, वो किसी एक स्टेप पे खड़े होके विचारना और उसको फील करना है वहाँ होने को। ब्रेन एक्टिविटीज़ उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से विचारों का लगातार चलते रहना, नॉन स्टॉप दिमाग में विचार आना कि बात सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। पहले तो घंटों मोबाइल देखा, उसके बाद 1 घंटे तक लेट के सोच रहे हैं। अभी आपकी एज के, मेरी एज के, अगर हम मेल्स और फीमेल्स की बात करें तो उसमें से आराम से इस वक्त खड़े खड़े हमें 25% मेल्स ऐसे मिल जाएंगे। अगर आप उनके डेली काम का एनालिसिस करोगे तो वो हर रोज़ अपने दिन के 2 से 3 या 4 घंटे आराम से मोबाइल देखने और इनएक्टिविटी में पड़े पड़े सोचने में वेस्ट करते हैं। हम आइडेंटिफाई नहीं करते, कोई रियलाइज नहीं करना चाहता इस चीज़ को, लेकिन ये सच है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी है कि ना सिर्फ इतनी उम्र के बच्चों से लेके बहुत बड़ी उम्र के लोग भी जो रिटायरमेंट के कई साल के बाद तक भी हैं, तो वो कई बार जब इसकी खास तरह की धुन उनके ऊपर सवार होती है तो वो घंटों इसके साथ लगे रहते हैं। तो कोई भी इसकी चपेट में इसकी चपेट में आ सकता है, लेकिन जो लोग एक तो 45 क्रॉस कर गए अपना और अपने करियर में स्टेबल हैं, तो ठीक है, उनकी अगर ब्रेन एक्टिविटीज़ उतनी अच्छे से नहीं भी हो रही तो उनका डैमेज कम होता है। कोई रिटायर्ड पर्सन है तो उसको डैमेज के चांसेस ज़्यादा नहीं है, बिकॉज वैसे भी उनका टाइम लेज़र एक्टिविटीज़ के लिए है। ऑल्दो उस टाइम को बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली, क्रिएटिवली वो अपने घर में या कुछ कामों में डेफिनेटली डिवोट कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स। लेकिन सबसे बड़ा डैमेज एडोलेसेंट को है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत जहाँ पे क्रिएटिव होने की थी, बिल्कुल ज़ाया जा रहा है। फिर उसके बाद जो सेकंड एज ग्रुप है 22-23 से लेके 27 ईयर्स तक के लोग, और उसके बाद 35+, क्योंकि 35 ईयर्स से लेके 55 ईयर्स तक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे एक तरीके से हम कहें कि एक नया जन्म होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो चैलेंजेस आते हैं उसके लिए कोई भी इंसान पहले से इक्विप्ड नहीं होता। फिज़िकल मतलब हेल्थ के इश्यूज़ भी वहीं से शुरू होते हैं। मेल में, फीमेल में, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी अगर वाइफ को कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है तो चैलेंजेस पूरे परिवार को देखने पड़ रहे हैं। हम लोग इक्विप्ड नहीं होते उसके लिए। आप किन विधियों का इस्तेमाल करते हैं कि डी एडिक्ट हो जाए? कैसे स्टेप बाय स्टेप
डी एडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं? डी एडिक्शन के तरीके अलग अलग हैं सबके साथ। जो एडोलेसेंट पे काम करेगा वो बड़े लोगों पे काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम नॉर्मली उसी एज ग्रुप को लेके चलें कि जब आप 35 से लेकर के अबव के हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, अगर हम अगेन मैं उसी चीज़ पे आऊँगी, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि अगर हम रिपीटेटिव जो मैकेनिकल रिदमिक एक्टिविटीज़ हैं अगर हम उस पे जाते हैं और ब्रेन एक्सरसाइजेस पे जाते हैं तो वो बेस्ट डी एडिक्शन है। उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आपको मोबाइल को छोड़ना होगा, आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं और कोई एक कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अभी जो आजकल का सीज़न है इसमें आपने देखा होगा कि जो हमारी बड़ी बुजुर्ग लेडीज़ हैं वो हाथ से सेवैयाँ बांटती हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंटिन्यूस मैकेनिकल रिदमिक एक्टिविटी जिसमें कि आपका पूरा बॉडी एक रिदम में आ जाता है। आप बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। ये काम कोई भी कर सकता है, आदमी कर सकता है, औरत कर सकती है। इसके अलावा हम कुछ और ब्रेन एक्टिविटीज़ देते हैं जैसे कि 2 तरह की दालों को मिलाना और फिर उनको अलग करना। चलो इस तरह की एक्टिविटीज़ तो करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन वो सारे काम घर के जो हम कर सकते हैं, धनिए के, पालक के, पुदीने के पत्ते छांट के अलग करना, सब्ज़ी काटना, इसके अलावा कोई भी एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन के अंदर कलरिंग करना, एम्ब्रॉयडरी करना, स्केचिंग करना, क्यारियों की खुदाई करना, गमलों में जो है बागवानी करना, गमलों में पौधे लगाना, ये सब रिदमिक एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है ये आइडेंटिफाई करना कि साथ में आप कोई भी तरीके का मानसिक रोग तो कैरी नहीं कर रहे हैं। मानसिक रोग अपने आप में, मानसिक रोग एक शब्द है, लेकिन सब चीज़ कंटिन्यूम पे होती है। यानी कि अगर इससे ज़्यादा बढ़ गया तो रोग है, अगर यहाँ तक है तो खाली उसके लक्षण हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर उसको क्योर करने की कोशिश करना और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में मोबाइल एडिक्शन हमेशा एक सिम्टम है दूसरी समस्या। एक आसान तरीका इसका ये भी बनता है कि हम सुबह समय से उठें, रात को समय से सोएं, समय से अपना खाना लें और जिस तरह से कहते हैं कि वो आप टहलें या योगासन करें, जिससे आपके शरीर में एक सकारात्मक जो रस हैं उनका प्रभाव बढ़े। तो फिर होता क्या है कि अगर आपका सुबह में एक बार मूड सेट हो गया ना पॉजिटिव कामों के लिए, फिर पूरा दिन आपको ताकत देता है। क्योंकि डी एडिक्शन के टाइम और भी कई तरह के चैलेंजेस आते हैं, जैसे ये कुछ रिदमिक एक्टिविटीज़ हमने बता दी। जब वो रिदमिक एक्टिविटीज़ घर में करना शुरू होगा तो फैमिली मेम्बर्स को भी इस बारे में पता होना चाहिए, उनकी भी साइको एजुकेशन होनी ज़रूरी है ताकि वो भी उस चीज़ में सपोर्ट करें। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि हमने पेशेंट को बोल दिया कि चलो ठीक है आप बैठ के घिया काट लेना, इतना बड़ा घी है, जितनी देर में वो कटेगा तो यू विल गेट रिलैक्स्ड। अब मदर सिर पे आकर खड़ी हो गई कि नहीं आपने तो ठीक नहीं काटा है, मोटा काटा है, पतला काटा है। सच काइंड ऑफ इंटरप्शन नीड टू बी रिड्यूस्ड। सो वो पूरी फैमिली को मिलकर के काम करना होगा। इसी वजह से डी एडिक्शन जनरली सेंटर्स के अंदर किया जाता है ताकि एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ना करे। तो वे ये एक पूरा प्लान बन के फैमिली को सपोर्ट उसमें करना पड़ेगा, तब वो होगा। सो कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। एक तो रात को देर तक फ़ोन देखना, बिस्तर में लेट गए और बहुत देर तक फ़ोन के साथ लगे हुए हैं, और एक सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन देखना। ये 2 बड़े कारण होते हैं जो हमें हमारा दिन ख़राब कर सकते हैं या ज़्यादा देर तक मोबाइल के साथ जोड़े रख सकते हैं। सो एक तो सुबह उठते ही मोबाइल देखना रोकने के लिए हमें उसकी जगह पे क्या एक्टिविटी डालनी है, ये एक बड़ा फैक्टर है। ना तो आप, ना तो मैं, हम साधारण लोग हैं। हम लोगों को कोई बहुत महत्वपूर्ण ऐसा ईमेल नहीं आने वाला सुबह सुबह 5 बजे जिसको अगर हम आधा घंटा लेट देखेंगे तो कोई दुनिया बदल जाएगी। बट स्टिल हमारे अंदर वो ईगरनेस होती है कि उठते ही पहले मैं व्हाट्सएप चेक करूँ, मोबाइल चेक करूँ, उसमें कुछ नहीं है बट हम वो देखते हैं। तो वो चीज़ को हमें रिप्लेस करना होता है। वो रिप्लेस करने के लिए हमें वहाँ पे कौन सी एक्टिविटी डालना है, वो अभी जब वो सुबह से क्योर होगा, ठीक होगा, तब वो रात को लेट नाइट तक मोबाइल रुकेगा। अगर वो रात को लेट नाइट वाला मोबाइल रुकेगा तब वो अगले दिन सुबह टाइम से उठेगा। जहाँ तक हमने मोबाइल एडिक्शन का देखा है, हम बहुत ईजीली एडोलेसेंट्स के साथ बहुत ईजीली बहुत अच्छे से काम करते हैं, सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। उसके बाद जो अपने करियर की शुरुआत में लोग होते हैं वहाँ पे भी सक्सेस रेट अच्छा है क्योंकि उन्हें इस्टेब्लिश होना है, मोटिवेटेड हैं कि हाँ लाइफ में कुछ करना है, तो वहाँ पे भी हो जाता है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है जो ये मिडिल एज के लोग हैं ना, 35+ वाले। फर्स्ट दे नेवर एक्सेप्ट दे आर एडिक्टेड, दे नेवर लिसन टू एनीबडी, एंड इफ़ दे विल दे नेवर कम फॉर ट्रीटमेंट।
कुछ और चीज़ जो आप जोड़ना चाहें जो अभी तक की बातचीत में रहती हो? ये चीज़ इसमें ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब हमने कोमॉर्बिड सिचुएशन की बात की, यानी कि मोबाइल एडिक्शन सिम्टम हो सकता है कुछ दूसरे मानसिक रोगों के लक्षणों का, तो साथ में आप ये चीज़ें भी चेक करें अपने बिहेवियर में। क्या आप पिछले 2 हफ्ते से या 3 हफ्ते से या 1 महीने से ठीक से सो रहे हैं? क्या आपकी नींद गहरी पक्की है और काफ़ी नींद आपको आ रही है? आप ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं सो रहे, ज़रूरत से कम तो नहीं सो रहे, टाइम पे सो रहे हैं या नहीं, गहरी नींद सो रहे हैं या नहीं। पहला फैक्टर नींद। दूसरा फैक्टर इरिटेशन, आपके बिहेवियर में इरिटेशन कितना है। अगर इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हों जिसको लेके आप श्योर नहीं हैं, तो आप अपने फैमिली मेम्बर से, अपने आसपास रहने वाले लोगों से वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई क्या तुम्हें मैं इरिटेटेड लगता हूँ। तो दूसरा फैक्टर ये कि हाँ, अगर आपको लगा कि मेरे अंदर थोड़ा इरिटेशन है, तो आप समझ लें कि ये एक अलार्मिंग साइन है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि पिछले कुछ दिनों में 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में आपको कभी भी एक बार भी बहुत लो या अपने बारे में ऐसा फील हुआ हो कि यार मैंने तो लाइफ में कुछ नहीं किया, फीलिंग ऑफ फेलियर, अगर ये कभी आई है तो ये एक और अलार्मिंग सीरियल है। तकरीबन ये 9 जो हैं सिम्टम्स होते हैं पेशेंट हेल्थ के, जो जांचने बहुत ज़रूरी होते हैं। आप अगर अपने आप को इस खुद पैमाने पे उतारेंगे तो आप खुद से समझ जाएंगे कि आप सिर्फ मोबाइल देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, आप कुछ बहुत सारी समस्याओं को साथ में लेकर के चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको कभी भी किसी अनरिक्वायर्ड, जिस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे यूं ही डर लग गया हो या भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता हो रही हो, सो ये सारे सिम्टम कुल मिला करके हमें ये बता सकते हैं। इसमें से अगर कोई भी 3 या 4 सिम्टम भी प्रेजेंट हैं तो काफ़ी है आपको ये बताने के लिए कि आप पूरे तरीके से मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं हैं। मोबाइल एडिक्शन खाली उस अस्वस्थता का सिम्टम है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बातचीत जो कि मोबाइल एडिक्शन के ऊपर हमने की डॉक्टर हरमीत से। पहले भी हम कई दफ़े बात कर चुके हैं और ये बातचीत भी मुझे पूरी उम्मीद है हम सबकी मदद करेगी। जिन लोगों को एक्सट्रीम लेवल पर ये मोबाइल एडिक्शन है उनको तो तत्काल मदद की ज़रूरत है। अब उनके जो घर वाले हैं वो अपने आप से अगर इसमें मदद कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपके आसपास अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह से मानसिक दिक्कतों को डील करता हो तो उसके पास भी जाके आप एक एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं ताकि वो आपके लिए एक स्ट्रेटजी फाइनलाइज कर दे और आप फिर उसके ऊपर अपना काम करना शुरू कर सकें।